और आपको मौका मिला बॉलीवुड की सबसे बहुचर्चित फिल्म में कश्मीर फाइल्स में। मतलब खुशी उतनी नहीं होती अपने आप में जितना लोग बोल रहे थे कि तो बॉलीवुड में सिलेक्शन हो गया, उस बात की ज़्यादा खुशी थी। इतने हाई पासेस में आप गए, अकेले आप रात में रह रहे हो, यार ये कैसे हिम्मत जुटा पाते हो? मतलब बिल्ली, बंदर और सांप हो गया, स्नेल्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गया, तो वहाँ पे सब सेल किया जाता है। कि भाई आपने पूरा इंडिया ट्रैवल कैसे कर लिया मात्र 5,700 रुपये? तो या आई ट्राइड इट और डॉग मीट मैंने खाया। आप पहाड़ों में चले गए, पासेस है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, लोग नहीं दिख रहे हैं, पूरा सुन के लग रहा है कहीं ना कहीं तो ऐसा मोमेंट आया होगा कि यार ऐसा डेडली मोमेंट कि मैं लगा भाई अब गया, अब तो लाइफ की वॉट लग गई। एक औरत खड़ी होती है वहाँ पे, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, वो औरत मेरे सामने आती है, मुझे रोकती है और रोकती है, बोलती है कि 200 रुपये में लड़की ले जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहाइंड द माइक पॉडकास्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, मैं हर बार एक नया पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ, ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि थोड़ी डिफरेंट है, जो लोग अभी तक अपनी स्टोरीज़ को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, वैसी स्टोरीज लेकर आ रहा हूँ। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं कि वो एक कमाल के ट्रैवलर हैं और साथ में एक्टर हैं जो कि द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं। अगर आप एक्टर या ट्रैवलर बनना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट है आपके लिए। और उनका नाम है भास्कर भाई, भास्कर भंडारी भाई। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सूरज भाई। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यार आज तक सिर्फ पॉडकास्ट सुनते थे हम लोगों के पॉडकास्ट देखते थे, आज चांस मिल रहा है अपना पॉडकास्ट लोगों को बताने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यही हमारी जो ट्राई है इस पॉडकास्ट से, यही कि ऐसी स्टोरीज़, ऐसी वॉइसेस को हम आगे लेकर आएँ जो अभी तक जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा ऐसी स्टोरी सर्च आउट करते रहते हैं, ऐसी कहानी हम देखते रहते हैं जहाँ पर हमें अपने स्ट्रगल्स उनसे हम कनेक्ट करें कि यार हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, और फिर हम वहाँ से मोटिवेट होकर अपने गोल्स को अचीव करें। तो जैसे आप पूरा ट्रैवल आप करते हैं, बैकपैकिंग ट्रैवल, आपने पूरा इंडिया ट्रैवल करा है, नेपाल आप ट्रैवल करा, आपने साइकिल के थ्रू ट्रैवल करी है, तो हम चाहेंगे कि आप उसकी स्टोरी बताने से पहले कुछ थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। कहाँ से आप हैं, क्या आपकी फैमिली करती है, ताकि ऑडियंस को पता लगे भाई आपकी एक्चुअल में स्टार्टिंग हुई कहाँ से है। ओके, तो बेसिकली नाम आपको पता ही है, भास्कर भंडारी। तो मैं हूँ उत्तराखंड से, पहाड़ी कुमाऊँ रीजन से। स्कूलिंग मेरी हुई थी हरियाणा में, तो फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक मैंने हरियाणा में अपनी स्कूलिंग की थी। देन फिर उत्तराखंड में फर्दर स्टडीज़ किया था। और एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो बचपन से एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ मैंने देखी है। कॉलेज ख़त्म हुआ, एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। बेसिकली हर आर्मी फैमिली में होता है ना कि हमारा बेटा आर्मी में ही जाएगा, तो लेकिन मेरा थोड़ा सा गोल चेंज हुआ, एक्टिंग में मैं चला गया, उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में, फिर ट्रैवलिंग में। इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो भाई इंडिया में ना दो ऐसे बड़े करियर्स कह लें या चीज़ें कह लें जो बहुत फेमस हैं, रिलीजन की तरह पूछते हैं, वो है बॉलीवुड और क्रिकेट। और आपको मौका मिला बॉलीवुड की सबसे बहुचर्चित फिल्म में द कश्मीर फाइल्स में। रिसेंट टाइम में अगर मैं देखूँ ना, सबसे ज़्यादा डिस्कस करी गई फिल्म है, लोगों ने देखी नहीं होगी लेकिन जानते ज़रूर होंगे, न्यूज़ में कहीं ना कहीं देखा होगा। और आपको उस मूवी में एक रोल मिला, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में उसके बाद? सीरियसली बोल रहा हूँ, पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये बॉलीवुड की मूवी है। अच्छा। हम शूटिंग पे गए, ऑडिशंस किए, और पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑडिशंस के लिए आए थे, और बहुत सारे लोगों को पता था कि मूवी है, बॉलीवुड बड़ी मूवी है, कोई फिल्म डायरेक्टर्स बड़े हैं। और ऑडिशंस दिए, बहुत सारे लोगों से कॉम्पीट किया, और फिर जब कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो तब भी नहीं पता था कि बॉलीवुड की मूवी है। सेकेंड बार जब हम ऑडिशन देने गए, उस दौरान हमें पता चला कि ये बॉलीवुड की मूवी है। और तब कुछ अलग रिएक्शन था, कुछ अलग फीलिंग थी कि हायर कर रहे हैं। लेकिन फिर एक फाइनल टेस्ट था, तो तब तक एक डाउट में था कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नर्वसनेस थी थोड़ा। थर्ड टाइम आया, फाइनल टेस्ट हुआ, सिलेक्शन हो गया। भाई बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और आपने बोला ना कि बॉलीवुड और क्रिकेट को पूछते हैं यहाँ पे रिलीजन की तरह, तो ये बात सच है। बताया था तो बहुत सारे लोगों को बताया, स्पेशली दोस्तों को बताया, तो सबके रिएक्शन बहुत अच्छे थे। मतलब खुशी उतनी नहीं होती अपने आप में जितना लोग बोल रहे थे कि तो बॉलीवुड में सिलेक्शन हो गया, उस बात की ज़्यादा खुशी थी। तो मज़ा था, बहुत मज़ा था। और इस मूवी का असली जो मज़ा मुझे मिला, वो मुझे ट्रैवलिंग के दौरान मिला था। जब लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी की वजह से, तब तक मूवी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी की वजह से मुझे बहुत सारी जगह पे लोग कंधे पे उठा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तब पता चला यार ये मूवी इस लेवल की मूवी है, और इस पे मैंने वर्क किया, तब प्राउड फील हुआ। तो ये जो आप इंसिडेंट बता रहे हो, ये कहाँ का इंसिडेंट है? ये कहाँ हुआ था? कंधे पे उठाना, माला पहनाना? बहुत जगह पे हुआ था, बट एक स्पेशली राजस्थान में वो बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला था। अच्छा। इस मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा। देखो मेरा जो रोल है ना, बहुत बड़ा रोल नहीं है। अच्छा। बट जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो पहले तो मैं ट्रैवलिंग जिस तरीके से कर रहा था वो बहुत नज़र में आ रहा था कि साइकिलिंग से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो लोग रोकते थे, पूछते थे। फिर मैं उनको बातों बातों में पता चला था कि कश्मीर फाइल में किया है। और वो जिस एक्चुअली क्या हुआ था, इसकी शूटिंग हमारी 2020 में हुई थी, और 2022 में इसका रिलीज़ हुआ था, और 2022 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ओके। हाँ, तो जर्नी स्टार्ट करते हुए जब लोगों को पता चला,
एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको राजस्थान का। मैं साइकिलिंग कर रहा था, गर्मी बहुत होती है, तो मैं कहीं पर रुका था मुँह धोने के लिए एक मंदिर के सामने। तो वहाँ पे गर्ल थी, ठीक है, जो पानी भर रही थी। तो उससे बातें बातों में मैं ऐसे जगह पूछ रहा था, तो उससे बातों बातों में पता चला कि कश्मीर फाइल के एक्टर है, और वो पूरी फैमिली एक दिन पहले ही कश्मीर फाइल देख के आई थी। ओके। हाँ, और वो लड़की मुझे पहचान ली। तब मुझे फील आया कि यार हाँ कुछ तो किया है, मतलब कहीं ना हाँ, कहीं एक आइडेंटिफिकेशन हो गया है। हाँ। राजस्थान जाके उत्तराखंड का पर्सन था, राजस्थान पहुंचा और उन्हें Exactly. पहचान लिया गया। उस टाइम लगा था। फिर उनके फैमिली के पास में रुका था उस दिन, उन्होंने इनवाइट किया था, और अगली सुबह वो पूरा फैमिली पूरे गांव वालों को लेके आ गए, और उनके पूरे गांव वालों ने एक स्पेशल एक जगह मेरे लिए बुक की, वहाँ पे माला पहनाया, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट की मुझे किया। तब पता चला यार मज़ा आ गया, मतलब काम करना है तो ऐसा करना है मुझे, और आगे। ग्रेट। मैं तो जब जब आप ये कह रहे हो ऑडिशंस आपने दिए, आप उस टाइम कहाँ पे थे? जैसे आप उत्तराखंड में बोल रहे हो, तो ये ऑडिशंस कहाँ दे रहे थे आप? कश्मीर फाइल का जो ऑडिशन मैंने दिया था वो तो अपने उत्तराखंड में था। अच्छा। और बाकी ऑडिशन अलग अलग जगह पे थे। तो उत्तराखंड में कैसे कश्मीर फाइल के ऑडिशंस हुई, वो थोड़ा बताइए। कैसे इसके बारे में, कैसे मतलब वहाँ ऑडिशन कैसे हुए कश्मीर फाइल्स के? कश्मीर फाइल एज नो की थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मूवी है, जी, जी। और उसकी शूटिंग बेसिकली कश्मीर में नहीं हो सकती थी, तो एक ऐसा लोकेशन तो उनको चाहिए था कि जो पहाड़ों से रिलेटेड हो। अच्छा, तो उन्होंने ओके, कश्मीर ओके। फाइल्स की शूटिंग वहीं पे की ताकि लोकेशन वैसा मिले, दैट्स इट, ना कुछ वो नहीं है उसका। अच्छा, ये एक रीज़न था। और फिर वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट उनको चाहिए थे, तो उन्होंने वहीं ऑडिशन करे, एंड देन आप तो ऑडिशन में किसने आपका ऑडिशन लिया? थोड़ा सा और डिटेल देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि आपके और मेरे लिए हो सकता है कि ऑडिशन बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो घर में बैठ के देख रही है, जिन्होंने फिल्म देखी होगी कश्मीर फाइल या कोई भी फिल्म देखते हैं, उनको नहीं पता है कि ऑडिशन का सिस्टम क्या होता है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे आपको पता लगा, पहले भाई ऑडिशन हो रहे हैं, फिर आप ऑडिशन पे गए, कौन सा सीन हुआ, क्या चीज़ हुई, वो सारा हमें बताइए। ऑडिशन देखो, जब मैं थिएटर एक्टिंग करता था तो वहाँ पे नेटवर्क मेरा अच्छा बना था काफ़ी। थिएटर आप उत्तराखंड में करते थे? उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से थिएटर स्टार्ट किया था। उस दौरान मेरे कुछ अच्छे नेटवर्क बने थे वहाँ पे, और नेटवर्क के दौरान कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके थ्रू ऑडिशन का पता चलता था, जिनके कनेक्शन थे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। मेन देहरादून सिटी में था? तो मेन टीम बॉम्बे से थी, बट जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे वो उत्तराखंड से थे। ओके। हाँ, इससे पहले जो भी मैंने शूट्स किए थे ना, उसमें कभी इतना ऑडिशन का इतना दिक्कत नहीं होता। ये बॉलीवुड मूवीज़ और भी ऑडिशन दिए थे मैंने, बट बॉलीवुड मूवीज़ में ऑडिशन जो होते हैं और जो छोटे मोटे चीज़ों के लिए ऑडिशन में बहुत फ़र्क है। तो मूवी का पता चला कि बॉलीवुड मूवीज़ आने वाली, उस टाइम पता था कि कश्मीर फाइल्स का ऑडिशन होने वाले हैं। हाँ, तो जब हम अंदर गए तो हमें स्क्रिप्ट मिली, तो बाद में मुझे पता चला जो स्क्रिप्ट मुझे मिली है ये बेसिकली ताशकंद फाइल्स करके एक मूवी आई थी पहले, ये उसकी स्क्रिप्ट थी। तब यानी मैंने वो मूवी देखी नहीं थी, तो वो स्क्रिप्ट मिली, टाइम मिला थोड़ा रिहर्स करने का, प्रैक्टिस किया था, और फिर ऑडिशन दिया था। तो सिंपली था, प्रोसेस इतना टफ नहीं था, बट जब सिलेक्शन होता है उसके बाद हमें करीब 1 से 1.5 हफ्ते बाद दोबारा कॉल आया था कि आपको सेकंड राउंड ऑडिशन के लिए आना है। तो वहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट होता है, आप उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद एक लुक टेस्ट होता है, जिसमें हमारा ड्रेसेस वगैरह पहना के उन्होंने चेक किया था कि कैसा ये कश्मीरी लुक में लगेगा, दैट्स इट। उसके बाद सिलेक्शन हो गया था। तो कैसा फील हुआ आपको? आप तो बड़ी आसानी से कह रहे हो सिलेक्शन हो गया, बॉलीवुड मूवी में आपका सिलेक्शन हो गया, आप देहरादून में हो, लोग को बॉम्बे जाना पड़ता है फिल्म में आने के लिए, देहरादून में ही हो गया, तो कुछ तो आपका क्या उस टाइम पे क्या कैसी कंडीशन थी? सिलेक्शन मेरा 3rd राउंड के बाद हुआ, तब मुझे तभी लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कई बार आपका शूट हो जाता है लेकिन आपके सीन्स कट हो जाते हैं, तो जब तक आपका सीन ना हो तब तक फील नहीं होता कि हम उस लेवल पे पहुंचे। लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ में सेलेक्ट हो जाते हो ना, उसका भी अपना एक खुशी अलग होती है। भाई सेलेक्ट तो हो गए, अब आखिरी में जो होगा देखा जाएगा, बट इतने सारे लोग आए होंगे, उनमें से कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था? हार्डली 5 to 10 शायद। अच्छा, 5 से 10 लोग तो काफ़ी लोगों ने 2-4 हज़ार लोग तो आए होंगे वहाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि देहरादून भी काफ़ी बड़ा हब है, एक्टर्स, थिएटर्स, यहाँ पे काफ़ी परफॉर्मिंग आर्ट्स का काम चलता है, बहुत है वहाँ पर। तो फिर आपको पता लग गया, आपको तब आपको मालूम पड़ गया था कि भाई कश्मीर फाइल्स ऐसी नाम की फिल्म है? पता नहीं चला, हमें पता चला जब जिस दिन शूटिंग हो रही थी उस दिन पता चला। उससे पहले को पता ही नहीं था कि तब मुझे सिर्फ जिस दिन फाइनल टेस्ट हुआ था उस दिन पता था कि हाँ मेरे साथ ये एक्टर हैं, ये बड़े एक्टर हैं, इनके साथ मुझे काम करना है। उस टाइम प्रकाश बेलावड़ी जी के साथ मेरा शूट था। अच्छा। उसमें तो आपको पता है अनुपम खेर बहुत बड़े एक्टर्स हैं, उनके साथ मेरा शूट था। तब मुझे अपने सीन का पता था, अपने डायलॉग्स का पता था, बस दैट्स इट। अच्छा, काफ़ी तब भी नहीं पता था हाँ कि कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी है। ओके। तो शूट पे कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि नॉर्मल जो फिल्म्स होती हैं, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक एल्बम्स आपने करी थी, लेकिन बॉलीवुड फिल्म में तो तामझाम बहुत ज़्यादा होता है, फिर प्रोफेशनल एक्टर्स थे, तो वो शूट भी देहरादून में हुआ था? उत्तराखंड में कहाँ हुआ था वो? मसूरी में। मसूरी में शूट हुआ था। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? आपको क्या क्या फीलिंग हुई? कैसे कॉल टाइम आई, कॉल शीट मिली थी आपको, नहीं मिली थी, क्या स्टोरी थी पूरी? शूट बेसिकली हमें जो बुलाया गया था वो सुबह के 4 बजे के करीब था, ठीक है। हमें व्हीकल्स उन्होंने साइन किया था और हम व्हीकल्स में बैठ के आए थे। 4 बजे का करीब हमें बुलाया था। शूट तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि यार एक सिंपल शॉट के लिए भी आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तब मुझे पता चला कि आर्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, मेकअप डिपार्टमेंट क्या होता है, फूड वाले क्या होते हैं, स्पॉट बॉयज़ क्या होते हैं,
ऑडियो वाले क्या होते हैं, सब मुझे तब पता चला। और तब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन जो थे मेरे दोस्त ही थे, उनकी वजह से थोड़ा कंफर्ट हमें मिल रहा था। बाकी धीरे धीरे तो खुल मिल गए थे, तो शॉट हुआ था। और शूट के टाइम पे थोड़ा टफ हुआ था। और जब हमारा शूट हुआ तो विवेक अग्निहोत्री जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर उनके सामने आपको शूट करना है, तो नर्वसनेस तो हुई थी। तो मेरा एक सीन था जिसमें मुझे जब टेररिस्ट अटैक करता है तो उसमें एक बंदा बोलता है कि आप मत मारो, खून मैं दूंगा। तो वो रोल मैंने प्ले किया हुआ है। तो जब मैं बोलता हूँ तो हमें माइक लगाए जाते हैं ना, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी वहाँ पे शूटिंग हुआ। तो तब मुझे डांट पड़ी थी वहाँ पे विवेक अग्निहोत्री जैसे कि आप बस को रोक रहे हो क्या थोड़ा आराम से बोलो, इस तरीके से बोलो। तो थोड़ा नर्वस हो गया था वहाँ पे। फिर वो शॉट दोबारा हुआ, फिर क्लियर हो गया था। और शूटिंग के दौरान तब मुझे पता चला कि यार शूट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ जाके कैमरे के आगे रोल प्ले करना है, बहुत चीज़ें मैटर करती है। लाइक साइंटिफिकली आप क्या, लाइक वहाँ पर गन्स भी अगर पकड़ने तो गन का वजन कितना है, आप अगर भाग रहे हो तो आपकी सांस का फ्लो कितना होगा, तो वो सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पता चली। तब पता चला भाई कि ये कुछ शूटिंग होता है जो। और विवेक जी का मैंने सुना बड़े गाली गलौज भी करते हैं वो, क्या क्या ये सच बात है? सुनी आपने कुछ उनको देते हुए किसी और को? क्योंकि आप कह रहे हो आपसे डायरेक्शन नहीं हुआ, और से तो बात कर ही रहे होंगे वो लोग। गाली गलौज यार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मैं ये बोलूँगा कि जिसकी वजह से देना पड़ता है, एंड इट्स ओके, ठीक है, ज़रूरी भी है। होप करके बहुत जल्दी आपको अच्छे सीरीज़ वगैरह मिले। तो जो भी आपने ऑडिशन किए थे सब लोकल वहीं उत्तराखंड में किए थे? अभी बॉम्बे भी अभी तक गए हो आप कभी? बॉम्बे में गया हूँ बट ऑडिशन के लिए नहीं गया, कुछ शूट्स के लिए गया हूँ, और कुछ शूट्स उत्तराखंड में, कुछ ऑडिशन दिल्ली में। ग्रेट ग्रेट। एक्टिंग के बारे में हमने काफ़ी बात करी है, आपके एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में, मूवीज़, वेब सीरीज़, इन सब की चीज़ों में काफ़ी डिस्कशन किया है। अब आपके लाइफ के एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पे, और कहें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू पे बात करना चाहूँगा मैं, जो कि है ट्रैवलिंग। आपने पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल किया है, साइकिल के थ्रू भी और बैक पैकिंग के थ्रू भी, और दोनों ही अपने आप में एक डिफरेंट तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस है। और जितना मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, मैंने देखा है कि ट्रैवलिंग का जो रियल सेंस है वो आप करते हो, रियल लोगों के साथ जाके रहना, और क्योंकि आप उसे रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं करते हो तो आप उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करती है। मुझे लगता है कि यही चीज़ लोगों को समझने वाली भी है कि आपसे सीखने को हमें मिल सकता है। तो आपने ट्रैवलिंग के जो जर्नी है उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। जो नेपाल का बड़ा कमाल का इंसिडेंट है वो लोगों को जरूर सुनना चाहिए, कि नेपाल का जो इंसिडेंट वो बताइए हमें। नेपाल आप पहले ऑल इंडिया से पहले कर चुके थे? नहीं, नेपाल बाद में किया। नेपाल बाद में कहते हैं। चलिए, तो इसी के बारे में मुझे जानना है, और मैं चाहता हूँ लोग भी जाने कि नेपाल की स्टोरी मुझे बताइए। काफ़ी मैं तो जानता ही हूँ, बट लोग इसको ज़रूर जानना चाहिए कि वो क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी नेपाल के बारे में। तो वैसे शुरुआत मैंने इंडिया से करी, तो क्या करें, इंडिया करें या नेपाल करें? आप नेपाल का जो पॉइंट है वो मुझे थोड़ा बताइए। जो BSF वाला सीन है, जो आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप चले गए थे जहाँ पर अलाउड। तो देखो, नेपाल मैंने पहले इंडिया की जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक है। इंडिया ट्रैवल करते हुए मुझे ये तो पता चल गया था कि बहुत कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेपाल एंट्री किया था, लेकिन नेपाल में पता चला कि यार नेपाल जो है वो इंडिया से ज़्यादा महंगा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, सेकेंडली नेपाल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा ट्रैवलिंग में महंगा है, बेसिकली ट्रैवल करने में महंगा है, फूडिंग, वहाँ का स्टे वगैरह, वहाँ के छोटी मोटी चीज़ें जो भी है वो कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब महंगा है। बट हमारे पैसे तो वहाँ जाके क्या डबल हो जाते हैं क्या? बट वैल्यू वही रहती है, मतलब जो यहाँ पे 1.60 पैसे की रुपये की चीज़ मिल रही है वहाँ पे उतने की ही मिलेगी। अच्छा, चीज़ उतनी ही है, बट पैसा डबल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोक अगर यहाँ 50 की है फॉर एग्जांपल, कोई ब्रांड, अगर कोक नहीं बोलना चाहिए था, कोई ब्रांड यहाँ कोई खाने की चीज़ अगर 50 रुपये की यहाँ है, तो वहाँ पैसे अगर 100 जाते हैं तो चीज़ भी 100 रुपये की हो गई। तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा वहाँ पे महंगा है। जो बाइक यहाँ पे 50,000 की मिल रही है, वहाँ पे 1 लाख की मिल रही है, टैक्सेस वगैरह हैं। और सो नेपाल का ऐसा रहा था कि मैं जब गया था तो मेरा ATM कार्ड वहाँ पे वर्क ही नहीं किया, ठीक है। तो मैं ATM यूज़ करने गया, तो वहाँ पे मेरा जो ATM कार्ड था उसमें लिखा था नॉट वैलिड इन भूटान एंड नेपाल। ये बात मुझे उस टाइम पता नहीं थी, बाद में पता चली। तो मैं वहाँ पे पैसे निकाल ही नहीं पाया। अब ट्रैवल तो करना है, कैसे भी करना है ट्रैवल। तो मेरी आदत क्या है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत जगह वॉलंटियरिंग करूँ। तो मैंने क्या किया था, नेपाल में बहुत सारे पासेस किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो टफ थे। तो मैंने नेपाल में सर्वाइव करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए एक वेबसाइट है काउचसर्फिंग, उसका यूज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा वर्क किया था अलग जगह, जैसे मैं बहुत जगह पे टीचर बना था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था, होटल्स में बर्तन धोए थे, और एक फैमिली है उनके साथ अचार बनाया था, अचार पिकल्स एंड हाँ वो बनाया था, और ये बहुत सारे काम किए थे। तब जाके मैंने ट्रैवल किया था। और सबसे टफ जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नेपाल में इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक जगह है डोल्पा, ठीक है। वो अपर डोल्पा का जो एरिया है वो ना बहुत हाइटेड एरिया है। नेपाल तो ऑलरेडी पहाड़ों वाला एरिया है, अपर डोल्पा वाला बहुत हाइटेड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे मेरे को जाना था। फोक्सुंडो लेक एक जगह है जिसकी हाइट है 3000 समथिंग मीटर, वहाँ जाना था। अभी क्या है ना कि मैं जो ट्रैवल करता हूँ उसमें बेसिकली कोशिश करता हूँ कि कम से कम रुपये लगे, तो मैं व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, पब्लिक व्हीकल्स का।
मैं गया था ऊपर और वहाँ का ट्रैक किया 3000 मीटर। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे वापस आने के, या तो मैं फोक्सटेल लेक से वापस नीचे आऊँ, ठीक है, जिसके लिए मुझे पूरा जितना पैदल में आया था उतना पैदल जाना पड़ेगा, या फिर मैं पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी साइड निकल जाऊँ, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया कि मैं पहाड़ों को क्रॉस करूँ, ठीक है। अब वहाँ के लोकलाइट्स ने मुझे बोला कि मत जाओ वहाँ पे, वो थोड़ा रिस्की एरिया है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, मेरी किस्मत थोड़ा सा अच्छी थी वहाँ पे। होता क्या है कि जब वो जून और जुलाई का महीना था, तो जून और जुलाई के महीने में बेसिकली जो बारिश होती है ना, वो बे ऑफ बंगाल से हमारे इस तरफ को आती है, नॉर्दर्न साइड में आती है, और फिर नेपाल की साइड की तरफ जाती है। लेकिन जिस तरफ मैं था वो बेसिकली एक माउंटेन रेंज है वहाँ की, उसके दूसरी तरफ था, ठीक है। मुझे वो क्रॉस करके मैं गया था। तो क्या होता है, वहाँ बारिश पहुँचने के लिए ना कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है, और उसी 1 से 1.5 महीने में मैंने ट्रैवल किया था। वो मेरी किस्मत अच्छी थी। तो वहाँ पे पासेस किए थे जो अबव 5000 मीटर की हाइट के थे, ठीक है। उससे पहले मैंने अबव 2000 मीटर किया था, बस दैट्स इट। मुझे पता नहीं था वो इतने हाइट के पहाड़ हैं, वहाँ पे कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऊपर पहुँचे, मैं पहुँचा अकेले, वो और सोलो ट्रैवल, बैकपैक करना, जो भी हमारा सामान होता है 21-22 kg होता है, उसको लेके ऊपर चढ़ना था। ऊपर पहुँचे, ऊपर ना वहाँ पे पेड़, ना पौधे, ना वहाँ पे पक्षी, कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ और जो ग्लेशियर के पिघले हुए पत्थर होते हैं, बस वही आपको उसमें सर्वाइव करना है। तो मैं ना वाई लेके जाता था अपने साथ। वाई एक नेपाल बहुत फेमस है। क्या चीज़ है, समझाइए थोड़ा सा। वाई मैगी है, जस्ट अच्छा, नूडल्स, खाने वाली चीज़। हाँ नूडल्स है, तो वो लेके आते थे। बट बहुत टेस्टी नूडल्स है, आपको भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। आप बिना पानी के भी उसको खा सकते हैं, मतलब बिना उबाल के भी खा सकते हैं। अच्छा, जैसे नॉर्मली खा सकते हैं, बहुत इतना टेस्टी होता है। हाँ, तो मैं लेके गया था उसको ऊपर। तो मेरा क्या रहता था कि एक दिन ट्रैवल करना है, और मेरे पास राशन बहुत कम था, चावल और ये सब कुछ बहुत कम था। तो मैं लेके गया ऊपर, और एक दिन में एक वाई खाता था मैं, मतलब ये समझो एक दिन में एक मैगी का पैकेट खाता था मैं, इतना ही पूरे दिन में। और 8 से 10 घंटे की ट्रैकिंग करो, एक वाई खाओ, और पानी होता नहीं था तो बर्फ़ को पिघलाओ, उसको बनाओ, फिर जाके सर्वाइव करो। और सबसे टफ ये था कि वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था। तो मुझे क्या था, एक ना मैन वर्सेस वाइल्ड आता था डिस्कवरी में, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मतलब। तो उसमें क्या बताते थे कि आपको पैरों के निशान देखने, या फिर कुछ ऐसी जगह पे आप फंस जाते हो तो कैसे करना चाहिए, उसका बहुत यूज़ किया था मैंने वहाँ पे। वो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे क्या होता है, याक को बहुत पालते हैं, तो पहले याक के पैरों के निशान की वजह से वो ना गहरा बन जाता है वो रास्ता, उसकी वजह से मुझे पता चला कि रास्ता कहाँ को जा रहा है। तो मुझे लगा एक पहाड़ क्रॉस करना है, एक पहाड़ क्रॉस किया, उसके बाद एक और पहाड़ है, तो ऐसे बैक टू बैक मैंने 7 पासेस वहाँ के क्रॉस किए, 7 पासेस। अब मैं बताता हूँ उससे बड़ी चीज़ मेरे साथ क्या हुई। इसके बीच का इंसिडेंट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लास्ट पास मैंने किया था मुस्तांग पास। मुस्तांग पास से जब मैं नीचे पहुँचा, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ दिया। और क्यों पकड़ा, उन सारे पासेस को करने के लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है, ठीक है। परमिट चाहिए, आपको प्रॉपर पैसा पे करना पड़ता है, अगर वो अलाउ करे तो फिर आपको एक गाइड ले जाना कंपल्सरी है, तभी आप उस पहाड़ों पे चढ़ सकते हो, वरना आप नहीं चढ़ सकते हो। तो मैं बिना किसी की परमिशन के वहाँ चले गया। अब था तो थोड़ा पहाड़ी ना, तो थोड़ा बहुत वो जीन्स में होता ही है कि कम ऑक्सीजन में आप सर्वाइव कर सकते हो, और ऑक्सीजन बहुत कम थी ऊपर। मतलब रात को अगर मैं सो रहा हूँ तो स्लीपिंग बैग, अगर मेरा टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग गलती से मुँह पे आ गया ना, तो सांस रुक जाती थी, तो फिर नीचे करके बैठ के सांस लेनी पड़ती थी, तो वो बहुत टफ था। और रास्ते का पता नहीं था। फिर एक पहाड़ पे चढ़ा, वहाँ से देखा कहीं पे नदी का रास्ता दिख रहा है, तो उसके थ्रू में गया था। फिर 7 पासेस किए, तो एक उनमें से एक पासेस जो जगह थी, वहाँ पे एक जगह आती है 2 DHO 2 करके एक जगह है। वो ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको पहाड़ चढ़ के ही जाना पड़ेगा। आप सोचो वो एक गाँव है, और उससे मतलब ये समझो 50 to 70 किलोमीटर आगे चाइना है, इस तरफ नेपाल पूरा है, और फिर अपना इंडिया। गाँव के लोग ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे जाके ना आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ के लोग बहुत रिच हैं। वहाँ पे उस टाइम पे ना एक सीज़न होता है जिसको याशा गुम्बू बोलते हैं। याशा गुम्बू बेसिकली हमारे इंडिया में कीड़ा जड़ी बोला जाता है उसको। तो एक इंसेक्ट होता है, अच्छा, जो बेसिकली बर्फ़ में पाया जाता है, ठीक है। और इसको ये बेसिकली एनर्जी को बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको ये लोग चुनते हैं, और इसकी खाली इतने से डंडे की कीमत 1500 रुपये होती है। तो 1-1 किलो मतलब समझ लो आप 1-1.5 लाख का होता है। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहाड़ों से उसको निकालते हैं, और ये बहुत टफ होता है। ये जो एक्सपीरियंस बंदा है वही निकाल सकता है। तो इनको एक गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर जगह दी होती है कि आप इसी जगह से निकालोगे। ये लोग वहाँ से निकालेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको सेल करेंगे, उससे ये लोग रिच बनते हैं। प्रॉपर बिजनेस है उनके लिए, ये इनका प्रॉपर बिजनेस है। इसके अलावा एक और चीज़ ना, सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पे क्या पता है, हर वुमेंस, जितने भी वहाँ पे मेरे को वुमेंस मिली, उनका एक दांत सोने का है। वो एक दांत तोड़ के सोने का दांत लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या कुछ कल्चर नहीं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट था, कह सकते हैं। अच्छा, इस सारी इंसिडेंट में एक चीज़ जो मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें मुझे समझ में आई, आपसे पूछनी मुझे। एक तो जब पुलिस ने आपको पकड़ा, आपके पासेस नहीं थे, फिर क्या हुआ वहाँ पर, क्या लेन देन हुआ? लेन देन बताओ। तो कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि उन्होंने 2 घंटे बैठा के रखा, और ऐसे कैसे चले गए तुम। पहले तो वो शॉक हो गए, क्योंकि उस एरिया में कोई जाता नहीं है। अच्छा। वहाँ पे नेपाल के लोगों को भी जाना बहुत कम अलाउड है। वहाँ पे से वो लोग जाते हैं जो विलेजर्स हैं वहाँ के, बस।
और वो लोग शॉक हो गए कि यार आप चले कैसे गए, वहाँ पहुँच कैसे गए। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ट्रैवलर हूँ और ऑलरेडी इंडिया कर चुका हूँ, ऐसे वैसा कुछ अपने न्यूज़ वगैरह की चीज़ें दिखाएं। फिर मान गए थे। और होता क्या है कि हमारे उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे फेसेस और वहाँ के थोड़ा बहुत मैच करते हैं और लैंग्वेज भी मैच करती है। इसका मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ, तो इसकी वजह से वो थोड़ा वो हो गए थे कि हाँ चलो। पहली चीज़ तो ये थी कि चलो यहाँ आप निकले। सेकंड मेरा पॉइंट ये थी यार, आप नेविगेशन कुछ नहीं देखा आपने, सीधा ऐसे ही। नहीं यार, उस टाइम मोबाइल तो था लेकिन ना नेटवर्क का इशू होता है क्योंकि सिम अलग है, नेटवर्क तो बहुत कम ही आते हैं वो नेपाल में। और नेविगेशन का कुछ ऐसा पर्टिकुलर था नहीं, मुझे बस इतना दिमाग में था कि रास्ता ढूंढने तो आप पहाड़ों पे चढ़े हो, मतलब और ऊंचाई पे जाओ, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वरना कोई रास्ता नहीं है, वरना पैरों के निशान देखो, जिंदा रहो। मतलब मुझे ये था कि यार मैं मरूंगा या जिंदा रहूँ। तो फिर उस पॉइंट के बाद फिर जब आप उस गांव में पहुंच गए, वहाँ पे कितना टाइम रहे? वहाँ पे मैं रहूँगा आई थिंक 4 to 5 days। उस गांव में? और जो पूरे जब पासेस पार करे थे आपने, इसमें कितना टाइम लगा था लगभग? मतलब ये 1.5 हफ्ते मैंने सारे पासेस किए पूरा थे। 1.5 हाँ, हफ्ते सारे मैंने 1.5 हफ्ते में किए थे। मतलब जो चढ़े थे 1.5 हफ्ते, मतलब मुझे 8 से 9 दिन लगे पहाड़ चढ़ने में। 4 दिन जो बीच में रुका उसको इंक्लूड करके नहीं। ओके। हाँ, वो अलग है। और बीच में मुझे एक जगह पे तिब्बतन लोग ही मिले थे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जब गर्मी का टाइम होता है, स्पेशली जून जुलाई में भी, वो लोग अपने टेंट्स लेकर सबसे ऊंचाई पे चले जाते हैं और अपने याक को वहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा। गर्मी के टाइम पे भी और ऊंचाई पे। सर्दियों में वो क्या करते हैं, याक को लेने आते हैं वापस ऊपर और नीचे चले आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे अपने टेंट्स लगा देना, तो अपने इन्होंने टेंट्स के साथ अपना रेस्टोरेंट भी खोला होता है एक तरह से। और इन लोगों के पास वॉकी टॉकी होता है, मोबाइल नहीं होते, वॉकी टॉकी होता है जिसका रेंज अच्छा खासा होता है। इससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर वहाँ से निकल के, मतलब नोमैडिक लोग होते हैं, फिर ट्रैवल कहीं और करते हैं। तो इन लोगों के साथ भी मुझे बड़ा अच्छा वो मिला था। तो ये और फिर पूरे मतलब आप कह रहे हो इतने हाई पासेस में आप गए, अकेले आप रात में रह रहे हो यार, ये कैसे हिम्मत जुटा पाते हो? मतलब कि अगर कोई बैक पैकिंग अभी तो नहीं कर पाया, ट्रैवल करना चाहता है, तो मेरे को लगता है शायद ये एक जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लाएं यार, इतने बड़े जंगल में पहाड़ों में आप अकेले रह रहे हो टेंट लगा के, कैसे? सोच भाई कि ये तो मजबूरी कह सकते हैं इसको, ये मजबूरी बना देती है ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ यार, अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाओ, ठीक है। बिना इन्फॉर्मेशन के जाओगे और कुछ हो जाता है ना आपको, तो कोई आपका जिम्मेदार नहीं है, आपको करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं यार, यूट्यूब आज के टाइम पे आप देखो, टिप्स देखो कि कैसे सर्वाइव कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ जानवर मिलेगा। मुझे वहाँ पे एक आई डोंट नो द नेम, बट ग्राउंड हग बोलते हैं, ग्राउंड कुछ बोलते हैं उसको, एक जानवर होता है मुझे इसका प्रॉपर नाम, वो नार्निया मूवी देखी आपने? कौन सी? नार्निया। नार्निया में जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें जब वो गर्ल अलमीरा के रास्ते बाहर चली जाती है, तो उसको पहला जो जानवर मिलता है वो वाला जानवर। अच्छा, वो थोड़ा बकरी टाइप भी लगता है शायद। दूसरा जो गिलहरी की तरह लगता है वो। अच्छा। वो बेसिकली मुझे वहाँ पे दिखे थे, तो मुझे वो नार्निया ही याद आया था। वो वैली भी वैसे ही था, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा दिखे थे। और बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखता आपको वहाँ पे। तो सर्वाइव। तो कभी वाइल्ड हंटिंग भी करी कभी आपने अपने पूरे ट्रैवल में? मौका तो नहीं मिला कभी, नहीं। अच्छा, ऐसा कभी मौका नहीं मिला। ओके। मैं तो कोशिश करता हूँ जितना वाइल्ड लाइफ लोग चीज़ों से दूर हो, उतना अच्छा है। तो भास्कर भाई, जैसी आप कहानी बता रहे हो कि आप पहाड़ों में चले गए, पासेस है वहाँ पे, अलाउड नहीं है, लोग नहीं दिख रहे हैं, पूरा सुन के लग रहा है कहीं ना कहीं तो ऐसा मोमेंट आया होगा कि यार ऐसा डेडली मोमेंट कि भाई लगा भाई अब गया, अब तो लाइफ की वॉट लग गई कुछ। मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई, कुछ बीमार, कुछ तबीयत खराब हो गई, मेडिकल इशू आ गया, पैर टूट गया, जंगलों में बैठे हुए, बचाने वाला भी नहीं है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन आई कभी कि यार आपको लगा कि बस भाई दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, नमस्ते? एक मैं था नेपाल में, आई थिंक मुस्तांग पास के बाद था, मुस्तांग पास से आई थिंक। तो बारिश जो हुई थी ना, दूसरी साइड तो बारिश हो गई थी, तो नदी का पानी का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। और पानी ना बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, उस तरफ की साइड ब्राउन हो जाता है। और मुझे एक रोड को क्रॉस करना था, तो रोड जो था वो बहुत घूम के जाने वाला रोड था, ठीक है। और मैंने कहा शॉर्टकट मारते हैं, तो पानी का कलर ना ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मुझे ना गहराई पता नहीं चल रही थी कितनी गहराई है। और बैक पैक था 21-22 kg। पार किया, पहला कदम रखा, दूसरा रखा, बह गया। हुआ क्या, अब उस टाइम दिमाग काम करता नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी ये थी कि जब मैं गिरा ना, तो मैं पीठ के बल गिरा, और पीठ में मेरा बैग था, तो मैं रगड़ा नहीं ऐसा। और फ्लो इतना ज़्यादा कि आप बच नहीं जा रहे हो। फिर कैसे ना कैसे साइड की चीज़ें पकड़ रहे हैं, पत्थर पकड़ रहा हूँ, और कैसे ना कैसे साइड में आया। फिर देखा पाँव बिल्कुल खून आ रहा है, हाँ, और हड्डियाँ तो नहीं कहूँगा, बट वैसे वाइट स्किन होती है ना अंदर की, वो दिख रही है, और बहुत मुश्किल होता है चलना। मैंने कहा यहीं पे टेंट लगाते हैं, वो बहुत टफ था। तो वो आसपास उस टाइम पर कोई कुछ लोग थे कि जैसे कोई दूरी पर कुछ आपको आइडिया था कि कितने दूर गांव मिल जाएगा मुझे कोई? नहीं, वो मुझे इतना पता है कि रोड है, और वहाँ पे ना गाड़ियों में, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है रोड पे। तो मुझे रोड से आसपास? हाँ, रोड थी, कच्ची रोड, मतलब ऐसा पक्की नहीं, मतलब हाँ हाँ। और ऐसा नहीं था कि कोई बचा रहा है, कुछ बचा रहा है। तो उस टाइम लगा था यार, मतलब उस टाइम ये पता था कि यार भाई कुछ भी करो, नेचर से पंगा मत लो भाई, शॉर्टकट्स मत लो। हाँ। उस टाइम मैंने कभी नदी पार नहीं की, अभी भी डर लगता है थोड़ा कि
ऐसा कुछ दोबारा ना हो जाए। तो फिर वो फर्स्ट एड से वो काम चल गया था? फर्स्ट एड तो क्या ही रहा, मैं नॉर्मली फर्स्ट एड रखता हूँ, जो नॉर्मली वाइप किया उसमें और डेटॉल लगाया हल्का फुल्का, बस ठीक है उतना ही, उसके अलावा तो अब कुछ ऐसा होता नहीं है। तो भास्कर, आपने अभी तक डिस्कस किया है आपकी बॉलीवुड जर्नी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, फिर आए आपके नेपाल जर्नी, वो भी मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें आपकी इंडिया जर्नी के बारे में बताएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जो कि मेरा भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेरे को भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट है। मैं जानता हूँ कि आप भी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट से प्रभावित हैं, आपका काफ़ी फेवरेट एरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट की जर्नी के बारे में हमें बताइए कि कैसा रहा आपके नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल, और क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है बहुत अलग है, तो वहाँ पे जो आपने ट्रैवल किया तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ के कुछ इंसिडेंट्स बताइए ताकि लोगों को भी इंटरेस्ट आए, मैं भी वहाँ जाने के लिए और प्रभावित हो जाऊँ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट मेरा बहुत फेवरेट है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि मेरा जो मेन मोटिव है ट्रैवल करने का, वो है ट्राइब्स को एक्सप्लोर करना और कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मैं गया था तो मेरे को चांस मिला था वहाँ के हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक्सप्लोर करने का। हॉर्नबिल फेस्टिवल यार एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है पूरे इंडिया में जहाँ पे आपको सबसे सारे ट्राइब्स एक साथ देखने को मिलेंगे, और स्पेशली अगर आपको नागालैंड एक्सप्लोर करना है और सारे ट्राइब्स को एक साथ एक्सपीरियंस करना है, एक जगह देखना है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेस्ट है। एक ट्राइब है कोन्याक ट्राइब, ठीक है। तो कोन्याक ट्राइब को माना जाता है द लास्ट हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड। ओके, ठीक है। नागालैंड के वैसे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन कोन्याक ट्राइब, मेरा एक फ्रेंड है जो नेशनल जियोग्राफी के लिए वर्क कर चुका है, तो वो उनके गांव में गया था, तो उसने मुझे बताया कि उनके गांव में ना आज भी कुछ घरों में कुछ कमरे ऐसे बने हैं जहाँ पे सिर्फ स्कल्स रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स रखे हुए हैं। ह्यूमन स्कल्स? और मैं हालांकि उस गांव में तो नहीं जा पाया, बट मैं कुछ लोगों से मिला था जो बहुत पुराने लोग होते हैं वहाँ पे ना, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी बॉडीज़ पे टैटूज़ बनाते हैं। उनके टाइम पे क्या होता था, अगर दो ट्राइब्स के बीच में वॉर हो गया तो वो क्या करेंगे, हेड को मतलब गला काट देंगे, और जितना ज़्यादा गला काटेंगे उतने ज़्यादा वो पावरफुल माने जाते थे, और जितने ज़्यादा वो गला काटेंगे उतने ज़्यादा वो स्कल्स के छोटे छोटे टैटूज़ भी और कुछ मालाएँ होती हैं उनको पहन के रखते हैं। हाँ, वो लोग वही बनाते हैं, वो पहन के रखते हैं। जितने आपके शरीर में टैटूज उतने पावरफुल आप माने जाते हैं वहाँ पे। तो उसने दिखाए थे फोटोज़ वगैरह उसको, तब मैं शॉक हो गया था कि यार स्कल्स आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। और बाकी इसका जो अपोजिट साइड है वो ये है कि अगर वहाँ पे जाओगे ना, आपको लगेगा नहीं आप इंडिया में हो, आपको ऐसा लगेगा आप साउथ कोरिया में हो। वहाँ का फैशन देखो आप, वहाँ का फैशन, ठीक है, वहाँ का फूड बहुत डिफरेंट। इवन दो वहाँ की जो लैंग्वेज है, एक तो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज है और नागा लैंग्वेज जो उनका कॉमन लैंग्वेज है, उसके अलावा इंग्लिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है वहाँ पे। तो इंग्लिश का जो एक्सेंट भी है ना वो भी काफ़ी डिफरेंट है, वो इंडियन एक्सेंट नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको बिल्कुल वेस्टर्न लगेगा, बाहर का लगता है। हाँ, काफ़ी डिफरेंट लगेगा। और ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग, कोहिमा द फैशन कैपिटल बोला जाता है उसे अब, तो वहाँ का अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस है। और लोग इतने हॉस्पिटेबल, जैसे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट कंपेयर टू बहुत सारे स्टेट्स ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पे लोग बहुत काम और पीसफुल लोग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल और पीसफुल लोग। ये तो बड़ी अलग बातें बोली आपने। एक तो हेड हंटर्स स्कल्स रखे और दो अलग अलग रूप है, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि अगर जब तक आप उनको छेड़ो ना, कुछ ना कहो, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे उल्टा। अगर आप उनको कुछ कहते हो तो उनके अंदर इतनी यूनिटी है कि आप पूरा ट्राइब एक साथ आपको कुछ कर सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला वहाँ के यूट्यूबर से, और स्पेशली अगर आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर भी हो ना, वहाँ के सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सपोर्ट इन द सेंस क्या, मतलब कैसे मदद करते हैं आपकी? अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको शेयर कर रहे हैं, आपकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं क्यों करूँ, वो वाली चीज़ें नहीं है उनके अंदर। आपने कितना टाइम बिताया नॉर्थ ईस्ट के अभी पूरे एरिया में? काफ़ी टाइम बिताया, स्पेशली नागालैंड में मैंने 1 से 1.5 महीना बिताया था वहाँ पे। 1 से 1.5 वहाँ महीना? पे मैं, हाँ, वहाँ पे मैं अंगामी ट्राइब है वहाँ पे, जो स्पेशली कोहिमा के आसपास ही है, उनके घरों पे काफ़ी रुका था। तो वो लोग का फूड भी बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पे एक मार्केट है, दीमापुर करके एक जगह है, जो बॉर्डर एरिया आसाम और उसका ना, हाँ, तो वो वहाँ पे एक मार्केट लगती है द वेंसडे मार्केट। अच्छा, हाँ, उससे उसमें उस मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, मीन्स नॉन वेज की जो भी चीज़ आप देखते हो, हर लिविंग थिंग। भाई कुछ ऐसा नाम बताइए जो कि हम भी सुन के शौक हो जाए। कुत्ते, बिल्ली, बंदर और सांप हो गया, स्नेल्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गया, तो वहाँ पे सब सेल किया जाता है। तो ये भी एक पार्ट है नागालैंड का। देखा था आपने वहाँ पर? हाँ। भाई, और देखो, मैं सीधा बोलूँगा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ एक नॉर्मल है। एक्सप्लोर करना है आपको, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो या आई ट्राइड इट। और डॉग मीट मैंने क्या बात कर रहे हो यार! हाँ, हो सकता है बहुत सारे आपके ऑडियंस को अजीब लगे, बट ठीक है, इसको एक अलग वे से सोचे, तो मैंने ट्राई किया डॉग मीट। और सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा, देखो कोई भी अगर खा रहा है तो किसी को फोर्स मत करो खाने के लिए, और अगर खा भी रहा है तो इट्स ओके, इट्स हिज और हर लाइफ।
तो बहुत अलग। क्या क्या आप थोड़ा और बताइए, सुन के मैं थोड़ा सा मेरे मेरे दिमाग में ना घंटियाँ बज गई हैं। कौन कौन से एनिमल थे वहाँ पर जो आपको एकदम याद है कि ये बड़ा वियर्ड है? फॉर एग्जाम्पल Weird तो यार सब कुछ ही था, क्योंकि यार डॉग हम लोग पालते तो ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा अजीब था। बट चूहे, और ऐसा नहीं कि अब से वो ब्लैक वाइट चूहे आपको मिलेंगे, उनकी वेराइटीज़ मिलेगी और उनको पता है कि कौन से चूहे खाने से क्या हेल्थ में बेनिफिट होता है। कैटरपिलर्स आपको मिलेंगे, और वो लोग ऐसा नहीं कि वो कहीं से पकड़ के ला रहे हैं, उनकी प्रॉपर फार्मिंग होती है। अच्छा, वहाँ Proper, farming, हाँ, अच्छा। स्नेल्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गया। स्नेल्स बहुत टेस्टी होता है, मैंने ट्राई किया स्नेल्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे उसका डिश कैसी अलग होती है कि कैसे क्या डिश कैसे बनती है? जैसे स्नेक्स की डिश थी या फिर फिश यार, उसको बस एक कुछ आई डोंट नो कैसे बनाते हैं वो लोग, बस उन्होंने मुझे दिया तो उनको बस सक करना होता है उसको। अच्छा। हाँ, उसका जो मीट निकलता है उसको आप तो बहुत टेस्टी था। और आई ट्राइड कैटरपिलर आल्सो। ये सब सुनने में बहुत वेird लगेगा, बट या आई ट्राइड इट। और Experienced a lot, हाँ, means. उसको फ्राई करते हैं आप, कुरकुरे जैसा एक टेस्ट आता है तो वो बहुत डिफरेंट था। और इसके अलावा स्नैक मीट आपको मिल जाता है, वो मैं ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे करना है, मैं आने वाले टाइम पे करूँगा ज़रूर। और तो मैं ये बोलूँगा यार, मैंने लगभग बहुत सारे ऐसी चीज़ें खा चुका हूँ जो शायद एक नॉर्मल लोग नहीं रोज़मर्रा खाते, में लोग नहीं खाते। और ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में ही ट्राई की थी। नॉर्थ ईस्ट में भी देखो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, हाँ, ये तो लेकिन है। इंडिया के बहुत सारी जगह पे है। मैं आई थिंक आई वॉज एट तेलंगाना या कर्नाटक में, तो वहाँ पे मैंने डोंकी मीट देखा। डोंकी मीट, अच्छा। गधे का मीट देखा मैंने वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सेल हो रहा था। साउथ में आप बता रहे साउथ में, हाँ, अरुणाचल में भी होता है, और नॉर्थ ईस्ट में तो मैक्सिमम बहुत जगह पे होता ही है। नॉर्थ ईस्ट का हाँ, होता ही है। और पोर्क बहुत चलता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्मोक तो पोर्क खाते हैं। कई जगह पे चलता वो भी है। काफ़ी जगह पे चलता है, बट ये चीज़ें थोड़ा मेन लैंड इंडिया से ना थोड़ा अलग चीज़ें हैं ये स्नेल्स। ये तो काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में आपने बताई कि मैं तो शौक हुआ सुनने के बाद में, हालांकि थोड़ा बहुत रेफरेंसेस थे दिमाग में। अच्छा, मैं अगर घूमने के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज अ ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कौन सी जगह हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? मेन हाईलाइट्स को छोड़ के कुछ ऐसी जगह बताइए जो लोग, मैं अगर देखना चाहूँ, जैसे मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ और भी लोग हैं, तो कुछ ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए जो हम देख सकते हो कि ये हमें देखना चाहिए। लैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक अगर आप वैलीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेघालय इज़ अमेजिंग। अच्छा। ठीक है, मेघालय जरूर जाना, और बहुत सुंदर है। मेघालय में मैं गया था, एशिया का क्लीनेस्ट रिवर है वहाँ पे, उमगोट रिवर। Okay. ठीक है, वो बांग्लादेश के बहुत करीब है, वो आप एक्सप्लोर करो। और वर्ल्ड के आई थिंक इंडिया के सबसे ज़्यादा केव्स मेघालय में मिलेंगे आपको। केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो आप, और वैलीज वहाँ की बहुत अमेजिंग, वाटरफॉल्स बहुत अमेजिंग है। और ट्रैवल अगर आपको चीज़ें देखनी है बहुत ज़्यादा, तो नागालैंड आई थिंक अमेजिंग है। पहाड़ों की चीज़ें देखनी है, माउंटेन एरियाज, बेसिक नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों की चीज़ें देखते हो। अरुणाचल और सिक्किम अमेजिंग, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और बाकी कल्चरल चीज़ों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी हाँ, वो चीज़ें बेसिकली सेम ही है। तो ऑलमोस्ट आपने नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से कवर कर लिया, और अभी आपको और भी जाना है, आप कह रहे हो? आई थिंक मैं हर साल जाता ही हूँ, तो इस साल भी प्लान। मान लीजिए अगर मेरे को अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना है, तो ऐसे कौन से महीने होने चाहिए, या ऐसा कौन सा ड्यूरेशन जो मुझे सोचना चाहिए कि ये बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए, तो वो कुछ बताइए। आई थिंक नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर टू नवंबर एंड दिसंबर नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा फेस्टिवल वाला टाइम होता है। अच्छा। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन द फूड, इवन उनका कल्चर, एवरीथिंग। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। और नाइट टाइम में अभी तो ये चीज़ थोड़ा कम है, पहले से नक्सल वक्सल का सीन होता था। मैं तो ऐसा फेस नहीं किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ जो मिले उनसे आमने सामने, मैं मिला हूँ, एक से मिला हूँ, बट अब वो नक्सल नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा, पहले थे, वो क्विट कर चुके हैं, ऐसा हाँ, क्या? वो उनको नक्सल नहीं बोलेंगे, बट वो नक्सल के अगेंस्ट लड़े थे। इसके वजह से उनको जेल जाना पड़ता। उनसे मैं आसाम में मिला था, क्योंकि आसाम में भी कुछ ट्राइब्स होते हैं जिनके बीच में आपस में ये होता था। तो जून और जुलाई आई थिंक ये टाइम सही नहीं है। नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट टाइम। जून जुलाई में एक जुको वैली है नागालैंड में, हाँ, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, वो बढ़िया, आपने देखा हुआ पर्सनली? बहुत सुंदर है। देखिए, जब आप बात करें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तब आपकी एक्साइटमेंट पता लग रही है कि आपका वो फेवरेट प्लेस है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके बारे में सुनने में। पैशन आपका पता लग रहा है कि आपका फेवरेटिज्म है। अभी आपने बात बताई थी कि आपने ट्रैवल किया 5700 में, तो ये तो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, भाई आपने पूरा इंडिया ट्रैवल कैसे कर लिया मात्र 5700 रुपये में? ये तो मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा, 5700। आई नो नंबर थोड़ा सा शॉकिंग है, बट मेरा ना बेसिकली जो टारगेट था पहले ये था कि मैं 50 रुपीज़ पर डे का एक्सपेंसेस मेरा रहेगा, जैसा आपने बताया। हाँ, जिसमें 20 रुपये के चावल, 20 की दाल और 10 की प्याज टमाटर मेरे रहेंगे। बट एज एन कश्मीर फाइल्स की वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला था, तो उसकी वजह से लोग ना मुझे घर पे बहुत इन्वाइट करते थे। तो मैं एक और चीज़ क्या करता था, आज अगर किसी घर पे रुका और उनका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी और लोकेशन पे है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अपना रहने का वहाँ पे ट्राई करता था, और खाने पीने का वहीं पे होता था। कुछ जगह पे मैं वॉलंटियरिंग करता था, लाइक राजस्थान में मैंने आइसक्रीम सेल किया था। अच्छा। हाँ, केरला में मैंने फ्रूट सैलेड बना के सेल किया था। तो मैं क्या करता था, फ्रूट्स लिए, कटिंग किया, चॉपस्टिक लगाई और उसको मेले में सेल करता था। हालांकि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ था, मज़ा बहुत आया था। और नागालैंड में सेम हॉर्नबिल फेस्टिवल में 3 से 4 दिन में वहाँ पे रुका,
5वें दिन से मैंने एज ए गाइड वहाँ पे वर्क किया था। Great, हाँ, तो वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते थे मैं उनको घुमाता था, उसके बदले मुझे तो बेसिकली आपने 50 का जो आपका टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया था, 50 रुपये पर डे। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा कम मेरा। अच्छा, उससे भी कम और, क्योंकि मोस्टली आप कॉम्पनसेट कर ही लेते थे वॉलंटियरिंग करके या फिर कुछ और तरीके लगा जुगाड़ लगा के। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। देखो मैं ये बोलूँगा ना कि रोटी कपड़ा मकान सबसे मेन ये है, ठीक है। अगर आपको कंफर्ट जोन में रहना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप होटल्स में रहोगे आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। खाना आपको लग्जरियस चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं हूँ एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर मैं नागालैंड में हूँ तो मैं नागा हूँ, अगर मैं आसाम में हूँ तो मैं असमीज़ हूँ, बिहार में मैं बिहारी हूँ। मैं उन्हीं की तरह कल्चर जीने की कोशिश करूँगा और उन्हीं के फूड को एक्सप्लोर करूँगा। और हाँ, मैं एक और चीज़ है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लोगों के घरों पे ज़्यादा रुकूँ बजाय कैंपिंग करने के। कैंपिंग इज़ डिफरेंट पार्ट, बट लोगों के घरों पे जब आप रुकते हो ना, आपको रियलिटी पता चलती है लाइफ की। नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई ऐसा जगह बताइए जो आपका फेवरेट हो, कि आपको जैसे साउथ हो गया, फिर अपना राजस्थान वाला साइड हो गया, नॉर्थ अपना। अगर मैं सेंट्रल एरिया में बोलूँ तो राजस्थान अमेजिंग जगह है। इसको करने में मुझे 2.5 महीने लगे थे पूरे राजस्थान करने में, साइकिल से। राजस्थान आप साइकिल से गया था? साइकिल से गया था। और आई थिंक इंडिया टू पाकिस्तान जाने वाला जो जैसलमेर बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जाने वाला नॉर्थ इंडिया से मैं पहला हूँ। अच्छा, ये आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे, ऑफिशियली तो कोई और नहीं है, बट मे बी अगर कोई होता तो मुझे पता चल जाएगा, बट अभी तो आई थिंक कोई है नहीं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बताया आपने ये वाला? इंडिया टू पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना, तनोट माता मंदिर है वहाँ पे, उस जगह पे, नॉर्थ इंडिया से। राजस्थान तो पूरा अलग डेजर्ट यार, एक पूरा अलग दुनिया है। कहाँ नॉर्थ ईस्ट है, पूरा ग्रीनरी, और ये फिर एक अलग जोन है पूरा। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं हूँ ठंडे इलाके से, है ना। Correct. राजस्थान मेरे लिए बहुत अपोजिट हो जाता है। और राजस्थान में ना लोगों को लगता है कि हर जगह रेत ही रहता है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ जैसलमेर का एक एरिया है जहाँ पे प्रॉपर आपको रेत मिलेगा, जो बिल्कुल एंड एरिया, हाँ, जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है मतलब। और वहाँ पे ऐसा ना आपको दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, वो रेत ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे। सबसे टफ मेरे लिए वो राइड थी, जिसमें मैंने 120 किलोमीटर किया था फ्रॉम जैसलमेर सिटी टू तनोट माता मंदिर एक बार में, एंड अगले दिन में वापस आ गया था। उस टाइम में क्या हुआ था कि मेरा जो राइट साइड का फेस था ना वो जल गया था गर्मी से, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मैं पानी की बोतल लेके जाता था, पानी की बोतल्स पूरी गर्म हो जाती थी। वो बहुत टफ सिचुएशन थी मेरे लिए। साफ़ा होता है एक, साफ़ा ना बेसिकली हरियाणा में लोग पहनते हैं, उसको गीला करता था मैं, उसको मुंह पे लपेटता था और हार्डली 5 to 6 मिनट में वो भी सूख जाता था। इतना टफ था वहाँ पे। और रही बात फूड की, अरे अमेजिंग यार, राजस्थान का फूड बहुत अमेजिंग है। इतनी बड़ी थाली, और राजस्थान में कल्चर है ना, वो आपको फूड के साथ साथ नमकीन और ये मिठाइयाँ बिल्कुल देते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में यार हॉरर चीज़ें आप अगर बोलो तो राजस्थान बहुत फेमस है उन चीज़ों के लिए। अपना महेंद्रपुर बालाजी और भानगढ़ का किला, ये मैंने एक्सप्लोर किया वहाँ पे। उसी टाइम वो उसी दौरान आपने पूरा एक्सप्लोर किया था इसको? हाँ। अच्छा, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ राजस्थान का। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, एक अच्छा एक बुरा। तो राजस्थान में मैं था, एक हाईवे में था, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा अभी। तो वहाँ पे क्या होता है, 100-150 किलोमीटर तो कोई इंसान नहीं है, ठीक है। मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, दिन का टाइम है, और अचानक से ना 3 घर दिखते हैं मुझे। एक मोड़, हल्का सा मोड़ आता है, वहाँ पे 3 घर दिखते हैं। एक औरत खड़ी होती है वहाँ पे, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, वो औरत मेरे सामने आती है, मुझे रोकती है, और रोकते ही बोलती है कि 200 रुपये में लड़की ले जाओ, ठीक है। अभी पहले तो मैं शॉक हो गया कि यार अचानक से डायरेक्टली कोई कैसे बोल सकता है, ठीक है ना। और पहले मुझे लगा वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप 200 रुपये में लड़की ले जाओ, मतलब कि आप शादी कर लो और ले जाओ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद की तो पता चला कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है। अच्छा। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। एक तो प्रोस्टिट्यूशन एक डिफरेंट अलग चीज़ है। ये जो लोग थे, इनके साथ मैं बैठा, मैं इनके साथ इनके घर पे रहा नहीं, बट उस टाइम पीरियड के लिए रुका। तब मुझे पता चला कि इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें, मतलब सिस्टर, ब्रदर, भाई बहन और पापा मम्मी सब कुछ प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली। और वहाँ पे एक लड़की से मिला मैंने उससे बाद में बात किया, तो पहले इस फैमिली ने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जब राजा महाराजा के टाइम पे उन लोगों को किसी की रिक्वायरमेंट, उनके मंत्रियों को किसी की रिक्वायरमेंट होती थी सेटिस्फैक्शन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तब ये फैमिली वाले अपने घर से भेजते थे। अच्छा। तो ये उन फैमिली की पीढ़ी चली आ रही है। तो पूरा ट्राइब बेसिकली, पुराना ट्राइब। हाँ, ये पुराना इनका कल्चर है। कौन सा ट्राइब है तो मुझे इनका नाम नहीं पता, बट ये चली आ रही है तब से, और दे आर प्राउड ऑफ इट। ओके। अच्छा। हाँ, अब वहाँ पे होता क्या कि मुझे पता चला वहाँ पे गर्ल है, और उस लड़की से मैंने जब बात किया तब मुझे पता चला कि वो लड़की इंडिया की नहीं है। उसकी एज होगी आई थिंक अराउंड 17 होगी शायद। मैंने इनसे पूछा कि बालिक है नाबालिग है, उन्होंने बोला कि बालिक है, बट आई थिंक वो 17 तक की होगी। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने ये बोला, और 17 तक की एज में शी वॉज डूइंग प्रोस्टिट्यूशन। और उससे जब मैंने बात की ना, तो मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसको पता क्या लगता था, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। उसको ये तक नहीं पता था कि शाहरुख खान कौन है
ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। कुछ भी नहीं पता था उसको, उसने ना स्कूलिंग की थी, उसको कुछ नहीं पता, उसको थोड़ा बहुत हिंदी के वर्ड्स आते थे, उसने वो बोलना सीखा था, आपस में बात करते थे। 17 साल की एज में उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया और उससे क्वेश्चंस पूछे तो उसने, मैंने पूछा था कि सेक्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, तो वो बोले कि वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसमें क्या बड़ी चीज़ है। बट उसने मुझे ये बोला कि किस करना बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सेक्स इज़ नॉट ए बिग थिंग। अच्छा। हाँ, तो उसने ये बताया, 17 साल की लड़की, क्या माइंड सेट होगा, सोचो ना कितना टफ होगा। और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, पुलिस कुछ नहीं कर सकती वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी चीज़ की, बट दे वर सपोर्टिव। अच्छा। और आई थिंक शायद उनको पता भी नहीं होगा कि 17 साल की है, ऐसा कुछ। वो चीज़ बहुत मेरे लिए थोड़ा ना बहुत दहला देने वाली चीज़ थी, दिल दहला देने वाली चीज़ थी। कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ तो नहीं है ये, बट यस, लेकिन जो आपने इंसिडेंट बताया ये थोड़ा डिफरेंट और शॉकिंग तो था ही। गर्ल से मुझे एक बात याद आई, वुमेंस की मैं एक बात बताता हूँ। मैं मेघालय में क्या होता है ना, जैसे मैक्सिमम जगह पे इंडिया में जब शादी होती है तो एक गर्ल की विदाई होती है और वो ससुराल जाती है। मेघालय में इसका उल्टा है। मेघालय, अच्छा। हाँ, मेघालय में बॉय की शादी होती है और वो ससुराल जाता है। क्या बात कर रहे हो यार, नहीं है, ये तो सही नहीं हो सकता। ये आप देखना, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आप यूट्यूब पे देखो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे ना बड़ा अमेजिंग लगा। तो सुना या वहाँ देखा भी कुछ ऐसा? देखा, हाँ देखा ना, मैं वहाँ बहुत फैमिलीज के साथ वहाँ पे रुका था। अच्छा। और वहाँ पे क्या है, जैसे हमारे साइड क्या होता है ना, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसका जो सरनेम होता है वो फादर के नाम पे होता है, वहाँ मदर के नाम पे सरनेम होता है। अच्छा। तो वहाँ पे मदर को या वुमेन्स को ज़्यादा पावर दी गई है। तो वो ट्राइब का नाम जानते हो क्या या? खासी ट्राइब में तो होता है। अच्छा। बाकी और ट्राइब का तो नहीं पूछा, मतलब खासी एक ट्राइब है वहाँ की, जो आई थिंक मैक्सिमम खासी ट्राइब ही है वहाँ पे, उस पर तो ये होता है। तो लड़की तैयार होके दूल्हे की तरह, जैसा हमारे यहाँ होता है, वो जाती है? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे ना क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो वो तो मिलते हैं एक ही जगह पे हैं। हाँ, तो अच्छा। कॉन्सेप्ट तो अलग होता है, बट ये चीज़ है। उसके बाद दूल्हा जाता है। और आई थिंक ना ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो यंग लड़की होती है, परिवार के सबसे यंग लड़की, वो नहीं जाती। बट बेसिकली आई थिंक ये हर लड़की के साथ नहीं होता। आई थिंक जो सबसे यंगेस्ट लड़की है ना घर की, वो घर पे रुकती है। अच्छा। और उसका जो पति है वो आता है। ऐसी कुछ ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बेसिक टिप्स बताइए जो कि लोगों को मदद कर सकती हैं अपनी बैक पैकिंग ट्रिप में या नॉर्मल ट्रिप में, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन है। आप जब भी कहाँ जाते हो एज अ बैक पैकिंग में, मुझे लगता है ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो ट्रैवलिंग में लोगों की मदद कर सकता है। मदद कर सकता है। देखो, पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँ ना, बेसिकली जो ट्रैवलिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, एक्सपीरियंस के लिए जो होता है, वो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जीरो एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग बोलते हैं कि हम कम 0 रुपये में पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भले आप सर्विसेज दो, आप पैसा दो, कुछ भी दो, आपको काम करना पड़ेगा। फ्री में आपको कोई नहीं देने वाला। देते हैं, बहुत सारे लोग मदद करते हैं, बट वो फिर आप उसको जीरो एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि यार आप ओपन माइंडेड हो, ठीक है। आप घर से बाहर निकल के ये सोचो कि आपको एक नई दुनिया देखने को मिल रहा है। एक कहानी है ना कुएं के मेंढक वाली, कि मेंढक जब तक कुएं के अंदर रहता है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया इतनी है। फिर एक समुद्र का मेंढक आता है तो वो बताता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो समुद्र में आके देख। और मेरे साथ तो यही चेंजेस हुए। मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई सब कुछ पता है, अब लगता है कुछ भी नहीं पता भाई, बहुत कुछ जानना है अभी तो मैं यही बोलूँगा कि पहले तो ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। जिस जगह पे जा रहे हो रिस्पेक्ट दैट। कुछ भी हो, वो कुछ भी खा रहे हो यार, आपको फोर्स नहीं कर रहे ना, रिस्पेक्ट करो। हर किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, उसकी रिस्पेक्ट करो। कम्युनिकेट करो, अगर आपको लोग मिल रहे तो कम्युनिकेट करो, लोग नहीं मिल रहे तो सर्वाइवल पे ध्यान दो, ठीक है। सर्वाइवल पे सबसे मेन होता है पानी, ठीक है। पानी पे फोकस करो। और खाना मिल ही जाता है मैक्सिमम जगह पे, नहीं भी मिलते तो आप अपने साथ कैरी करो, ठीक है। अगर जो बैक पैकिंग करना चाहता है, ठीक है, और हिचैकिंग कर रहे हो तो सेफ्टी ज़रूरी है यार। गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा कि यार थोड़ा सा अनसेफ होता है, बट फिर भी बहुत गर्ल्स ट्रैवल कर रही हैं तो आप कर सकते हो। तो काफ़ी कल्चर आ गया हिचैकिंग का भी और ट्रैवलिंग का भी। कर सकते हैं। और जर्नी और तरीके बहुत हैं ट्रैवलिंग करने के, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि पैसे के वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो आप गलत हो। हर चीज़ के आगे ना पैसे को मत लाओ, मैं ये बोलूँगा। बिना पैसे के आप ट्रैवल कर सकते हो, बाहर जाके अर्न कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन करो ट्रैवल। घर से तो बाहर निकलो, लोग निकलते ही नहीं है, सोचते रह जाते कि हम करेंगे, कब करोगे, ठीक है। और सही टाइम है यंग एज, ठीक है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, मैं ना बहुत सारे करोड़पतियों से टकराया हूँ, ठीक है, जो बहुत रिच क्लास की फैमिली है। वो मुझे बोलते कि यार हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं घूमने का। तो भास्कर भाई, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपने अभी तक वियर्ड जगहों पर स्टे किया है, नाइट स्टे बेसिकली। और मैं एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ, लोगों को पता लगे कि भाई ट्रैवलिंग इट्स नॉट अबाउट हैविंग लग्जरियस लाइफ, है ना, वो बड़ा एकदम फैंटेसी वाला लगता है। तो आपने कुछ नाइट स्टे के बारे में बताओ जो वियर्डेस्ट है। वियर्डेस्ट यार बहुत सारी ऐसी जगह है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे शायद मैं रुका नहीं हूँगा अभी तक। अच्छा। मतलब फुटपाथ, ठीक है, पार्क, पेट्रोल पंप, जंगलों में, नदी किनारे, समुद्र किनारे,
इनफैक्ट गुफा में मैं रुका था 2 दिन के लिए नेपाल में। प्रॉपर केव थी वो, मतलब प्रॉपर केव मतलब एक एरिया था, केव जैसा ही लग रहा था। अच्छा। केव ही था हाँ। और टनल के नीचे, हाँ वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था। मतलब कि आप हाईवे है, हाईवे के नीचे जो टनल बनी होती है वो, उसमें मैं सोया हूँ और ऊपर से गाड़ी चल रही है। अभी वो कंस्ट्रक्शन वाली टनल थी? कंस्ट्रक्शन तो नहीं थी, बट वो नीचे एक जगह थी बस। अच्छा। हाँ, और ऊपर से गाड़ियाँ चल रही है, ऐसा भी हुआ है। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ भी मैं सो चुका हूँ यार, जिनके पास खुद के घर नहीं होते, बट समझे बैगर्स एंड ऑल। अच्छा। हाँ, बट इंडिया में लोगों के अंदर वो प्यार है, मतलब अगर अतिथि देवो भव जो बोलते हैं ना, वो है इंडिया में। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, जब स्पेशली जो बैगर जिनका खुद के लिए कुछ नहीं है, वहाँ भी मैं स्टे कर चुका हूँ। ग्रेट। तो ये तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है सुनने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ अजीब वगैरह जगह पे रुके, और यही ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। अच्छा भाई, पूरी चीज़ जब से मैं आपकी जर्नी सुन रहा हूँ, बॉलीवुड की जर्नी हो गई, कश्मीर फाइल्स के बारे में हो गया, फिर ऑडिशंस हो गए, फिर आपकी ट्रैवल नेपाल, देन और ये सारी चीज़ देख रहा हूँ, साथ साथ मैं आपके बॉडी पे जो ये टैटूज बने ना, इनको भी नोट डाउन कर रहा हूँ बहुत देर से। तो मैं सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या ये टैटूज सिर्फ टैटूज हैं या फिर कुछ स्टोरीज बताते हैं आपके बारे में? तो अपने टैटूज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे को। मैं इतने से सोच रहा था आपकी नज़र क्यों नहीं गई टैटूज़ पे। ये टैटूज़ का बिल्कुल बहुत डीप मीनिंग है इन टैटूज़ का। देखो ये जो स्पेशली मैंने ये टैटूज़ जो बनवाया था, ये मेरी लाइफस्टाइल है। मैं एक माउंटेन बॉय हूँ, आई मीन पहाड़ी हैं हम लोग, जो मुझे पसंद है। कैंपिंग करना मुझे पसंद है, माउंटेनिंग, ये मेरा ज़ोडिएक साइन है जो मैंने बनवाया था स्पेशली। दिस इज़ यिंग यान, ये एक चाइनीज़ वर्ड है, यिंग एंड यान, तो इसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ लाइफ। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट जो, हाँ, जो आपने देखा होगा ना काफ़ी जगह पे, ये बेसिकली लाइफ एंड डेथ को शो करता है। अच्छा, सर्कल ऑफ लाइफ। सर्कल ऑफ लाइफ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, लाइफ साइकिल चलते रही, एक दिन वो मर जाता है। ठीक है, ये पूरी हमारी एक जर्नी है। ये बेसिकली एक रूट से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, टॉप तक हम जाते हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सब कुछ है। अगेन जर्नी की तरह है। हाँ, तो मुझे लगता है लाइफ आपने जर्नी पे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट दिखी है आपकी जर्नी में। इसलिए बोलूँगा ना, ट्रैवलिंग मेरे लिए लाइफस्टाइल ही हो चुकी है एक्चुअली, और पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हो। और ये चीज़ें ना मुझे बार बार याद दिलाती कि मैं क्या क्या देख के आया था जब इस टैटू को बनाते, जो पेन होता है ना, स्पेशली ये वाला टैटू। अच्छा हाँ, इसके बारे में ज़रूर बताइए। ये जो आपका एकदम नेक पे सेंटर में बना हुआ है, एक स्पिरिचुअल सा कुछ लग रहा है, क्या चीज़ है ये? बेसिकली 9 ग्रह की वर्शिपिंग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, और मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली इस जगह पे बनाने का मोटिव था कि यहाँ पे पेन बहुत होता है, और इस पेन को सहन करके मैं ये बना रहा हूँ। तो इसका मतलब कि मैं बहुत काम रह के इस चीज़ को बना रहा हूँ बहुत, और लाइफ में वैसे ही मैं चाहता हूँ अपने साथ कि मैं कितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं उसको कामनेस के साथ सॉल्व करूँ। तो ये टैटू जब आप बना रहे थे, ये मतलब रैंडमली बनाए गए या फिर ट्रैवल के आने के बाद या जाने से पहले? कुछ बाद में। अच्छा, इनके कोई, अच्छा वैसे कोई इसका टाइमिंग नहीं, जब आपका मन किया आपने बनाया, बट लेकिन आप एक प्लान है कि जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा तो मैक्सिमम जगह का, जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा, हर जगह की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ को अपनी बॉडी में बनवाऊँगा। ओके 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 ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं टैटू से मुझे रिलेटेड है कि जो नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो ट्राइबल टैटूज होते हैं, उनको कुछ बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, जो एक टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, क्या उसका भी आपने देखा था कुछ, या कभी आपको पता उसके बारे में कुछ बताना चाहो तो? देखो, ट्राइब्स तो बहुत सारे जो टैटूज बनवाते हैं। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट में है जो कोन्याक ट्राइब है बेसिकली, और भी बहुत सारे हैं, बट कोन्याक ट्राइब सबसे ज़्यादा मैंने उनके देखे जो लास्ट हेड हंटर्स माने जाते थे। हालांकि और भी हैं, जैसे एक अरुणाचल में आपातानी ट्राइब। आपातानी ट्राइब बेसिकली पहले से बोलते थे कि जो दुनिया में या फिर इंडिया में सबसे सुंदर जो लड़कियां पैदा होती थी वहाँ पे होती थी। अच्छा। तो ब्रिटिश के टाइम पे वहाँ की लड़कियों को वो लोग किडनैप करते थे या ज़बरदस्ती शादी करते थे। तो वो लोगों ने क्या किया, अपने फेस को ख़राब करना शुरू कर दिया, टैटूज़ बना के, डबल साइड पियर्सिंग करके, बिल्कुल बड़े बड़े छेद करके। और आज भी वहाँ की जो पुरानी औरतें ना आपको वैसे ही मिलेंगी। तो ये है। और टैटूज़ का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पुराना है। एक ट्राइब से मैं मिला था, बॉन्डर ट्राइब्स, ये उड़ीसा की एक ट्राइब है। ये मेरी फर्स्ट ट्राइब है जिनसे बॉन्डर ट्राइब्स मैंने भी सुना शायद इनके बारे में। हाँ, ये इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया की, और ऐसे बोलते हैं कि अफ्रीका से माइग्रेट हुई थी। अच्छा। और रामायण काल में जब श्री राम वनवास के लिए गए थे ना, तो जिस वन में गए थे वो यही वन था। अच्छा, इसी वन के थ्रू। अच्छा इसी वन के थ्रू गए थे। अच्छा। तो आज भी वो लोग हंटिंग करते हैं। अगर आपके पास फोटोज है ना तो आप दिखाना ऑडियंस को, उनका जो नेक में लोहा वगैरह पहनते हैं आज भी वो, लंबा सा जो होता है वो। हाँ, नहीं वो नहीं, वो तो चाइनीज एक अलग है, बट ये थोड़ा ये भी पहनते हैं, लोहे का वो पहनते हैं। ये काफ़ी पुरानी कल्चर। बॉन्डर ट्राइब्स कह रहे हैं। बॉन्डर ट्राइब्स। और अगर आप अपर बॉन्डर साइड जाओगे तो वहाँ की जो ट्राइब है ना, वो लोग कपड़े नहीं पहनते, वो सिर्फ माला से अपने बॉडी पार्ट्स को ढकते हैं, और उनके पास एक वेपन रहता है। वहाँ पे तो जाने पे अलाउड नहीं है। मैं लोअर बॉन्डर घाटी में गया तो वहाँ पे मैंने देखा था उनके। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। अभी हमारे अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है ना, जो जाने अलाउड नहीं है, जो बहुत खतरनाक ट्राइब मानी जाती है। अलाउड नहीं का मतलब क्या, कैसे आप इसको समझाओ? रेड अलर्ट या क्या बोलते हैं, इलीगल है कह सकते हैं। मतलब हम वहाँ नहीं जा सकते एज अ ट्रैवलर? गवर्नमेंट के लोग तो जाते होंगे, कोई भी नहीं जा कोई भी नहीं जा सकता, सकता। तो
वो यू को प्रिजर्व करके रखा हुआ है उन ट्राइब को, कि वो बाहर की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो उनके तक ना पहुँचे। और जो भी गए आज तक, 1-2 लोग गए थे, उनको मार दिया उन्होंने, उन ट्राइब्स ने मार दिया, उसके बाद कोई जाने वहाँ अलाउड नहीं किया। ये अंडमान निकोबार को बता रहे हो आप? ये तो काफ़ी टेंशन की बात है। ये तो मुझे ऐसा तो नहीं सुना था। हमने सुना था कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, बट बिल्कुल ऐसा तो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा भाई, इसके बाद मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो फ्यूचर प्लान है, जिसके बारे में बता रहे थे मुझे, जो ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं आप, ऑलमोस्ट आपका काम शुरू हो चुका है, उसके बारे में आप मुझे बताइए कि आप बता रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि लोग एक्सप्लोर करें, ना कि आप पैकेजेस नहीं, आप एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन भेजना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को मालूम पड़े भाई क्या चीज़ है, क्या करना चाहते हैं आप। सिंपल वे में देखो कहूँ तो ना, ये एक स्टार्टअप है, ओके। और ट्रैवल कंपनीज बहुत सारी होती हैं। मैंने सोचा यार मैंने ट्रैवल किया तो और लोगों को भी ट्रैवल करवाना चाहिए। और शुरू में तो मैं इसको बहुत सिंपल रखूँगा, देखने के लिए कि मैं किस लेवल तक जा रहा हूँ। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, वहाँ पे मैं लोगों को लेके जाऊँगा। तो इसका मेरा प्लान है एक्चुअली फ्यूचर में, फाइनेंशियली समझो या फिर इसको समझो कि मैं लोगों को पहुँचा रहा हूँ वहाँ तक। तो ये मेरा प्लान है। और आप ये भी बोल रहे थे साथ साथ कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड आ चुका है, वो फैशन हो गया है, क्रिएशन में ज़्यादा हो गया है, लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो आपकी जो कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं, अभी जो प्लान कर रहे हैं, वो इस बारे में ज़्यादा होगी। तो वो बताइए ज़रा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, थोड़ा अलग लग रहा था। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, टूरिस्ट और ट्रैवलिंग में फ़र्क होता है। टूरिस्ट वो है कि जो गया, होटल्स में रहा, खाया पिया, वापस आ गया। ट्रैवलर वो है जो जाके एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ पे रहेगा, समझेगा, फिर वापस आएगा। तो मुझे बेसिकली कंपनी स्टार्ट करने का मोटिव है लोगों को ट्रैवल करवाना, नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रैवलर। अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, जहाँ पे शायद अलाउड नहीं है, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़े, ऐसी जगह पे उनको लेके जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर देखें तो कौन सी स्टेट्स को आप टारगेट कर रहे हो? देखो ये पूरे इंडिया का, इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, पूरा इंडिया का प्लान है। अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ, आई डोंट नो पॉडकास्ट कब आएगा, बट मैं हाल ही में जो लेके जाऊँगा वो फ्रॉम मेघालय टू राजस्थान रहेगा। तो 2 अलग कल्चर्स हैं बिल्कुल, राइट। बिल्कुल एक वैली से आप बिल्कुल डेजर्ट एरिया में उनको लेके जा रहा हूँ, तो वो लोग वो एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी एक मॉडर्न वे से देखा जाए तो 31st पार्टी और वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशनल फूड मैं उनको एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम आपकी इस कंपनी के लिए। होप करते हैं कि बहुत अच्छे से फ्लरिश करे। एंड भाई, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारे इंसिडेंट हमें सुनने को मिले, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अभी भी आपकी काफ़ी सारी स्टोरी हिडन है अंदर, आपने दबा के रखी है। बहुत सारे रीज़न की वजह से शायद आप शेयर करना नहीं चाह रहे, बट फिर भी आपने काफ़ी कुछ शेयर किया हमारे साथ में। मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं होप करता हूँ लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है, अभी तक आप सुन पाए, इस पॉइंट तक भी आ गए, तो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें कोई ऐसे पर्सन को जो कि एक्टर, ट्रैवल, इन सब जोन पे काम कर रहा हो। अगर आप हमारे पॉडकास्ट में फीचर होना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू भास्कर भाई, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। और बहुत बहुत थैंक यू एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा। अभी तक के लिए मैं साइन ऑफ करते हैं, बहुत जल्दी आपके लिए नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहाइंड द माइक। थैंक यू सो मच।